हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा आप हेडिंग को देख ही रहे हो कि हम 12th फिजिक्स के लिए वीडियोस अब बनाने लग रहे हैं, बनाएंगे हम आगे। और जिसमें भी हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या इसमें पढ़ना है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़े से सिलेबस की बात कर लें कि जो 12th का हमारा सिलेबस है, आपको भी आइडिया होगा इस चीज़ का कि मेनली 3 कैटेगरी में या 3 पोर्शंस में हमने उसको डिफाइन किया हुआ है ना। पहला जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही पढ़ते हैं, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब हम इसमें चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्योंकि 3 स्टेट्स में रह सकता है, तो इसको भी फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। रेस्ट में हो सकता है, मूविंग हो सकता है, एक्सीलरेटेड मोशन में हो सकता है। मोशन भी 2 तरह का हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है। तो ये फर्दर हो जाता है। सेकंड, अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, पोर्शन की बात करें, तो ऑप्टिक्स आता है, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, हाँ है ना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड पोर्शन बचता है सिलेबस का, वो बचता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम एटम, न्यूक्लियस, इन सब की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब जो भी पोर्शन अपना है। तो ये सब इतना वेटेज कैरी नहीं करते हैं जितना वेटेज अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैरी करता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड जिनका होता है जेई में, वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आता है। ठीक है, तो इसलिए इसी को स्टार्ट करेंगे और इसको करने में हमें करीबन 4 से 5 महीने भी लगेंगे, है ना, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है। पूरी कंप्लीट फर्स्ट बुक जो हमारी है वो इसी पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, मैं जैसे बता ही रहा हूँ कि चार्ज हमारे पास 3 स्टेट्स में हो सकता है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से कुछ सिलेबस चलेगा जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो करने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम पहले एक कंसेप्ट को पढ़ लेंगे बढ़िया अच्छे लेवल पे, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हम कंसेप्ट के लिए बनाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे, फिर एक पूरा डेडिकेटेड जो वीडियो होगा वो हमारा किस पर होगा, क्वेश्चंस पर होगा, जिसमें हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उतना ही नॉलेज भी हमारी जो है एनहांस होती है। समझ रहे हो बात को। तो चलते हैं फिर, बिना देरी के आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो मैंने अभी भी बात की, वापस से करता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। अगर बेसिक सबसे ज़्यादा अगर हम नॉर्मल बात करें, देखो यहीं से आपको नोट्स भी बनाने, सिंपली फिजिक्स में नोट्स इसी तरह के होते हैं अपने पास, क्या पॉइंट टू पॉइंट उन्हें समझते चलना है और खुद को अपने खुद के नोट्स बनाना। देखो खुद के नोट्स बनाने से मतलब ये रहता है कि फ़ायदा ये रहता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कहानी या जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है ना, वो रिकॉल हो जाती है उसको पढ़ने से, जब हमने उसको लिखा है तो अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन किया कर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज। हम इसमें क्या करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं। ठीक है, चार्ज होता क्या है, सबसे पहले तो यही हमारे दिमाग में आना चाहिए। चार्ज बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज होता क्या है, चलो इसके लिए थोड़ी सी हम कहानी सुनते हैं, है ना। था क्या कि काफ़ी समय पहले ग्रीक कंट्री में एक आंटी जी सफाई कर रही थी। ठीक है, सफाई कर रही थी तो वो क्या साफ कर रही थी, वो ग्लास रोड को साफ कर रही थी विद सिल्क क्लॉथ, है ना। तो आंटी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने क्या किया, जैसे ही सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड को साफ किया तो उन्हें एक जादुई फिनोमिना नज़र आया। क्या नज़र आया कि उन्होंने देखा कि सिल्क क्लॉथ ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था हल्का हल्का, जिसको रोकने के लिए वो फोर्स लगा रहा था। कौन लगा रही थी, आंटी लगा रही थी फोर्स। तो इसका मतलब आंटी ने सोचा कि जादू वादू तो कुछ होता नहीं है, ये तो बहम है, यहाँ तो कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से ये फोर्स डेवलप हो रहा है। आंटी जी ने फिर क्या किया, उनको तो एक तरफ रखा, दूसरी आंटी को बुलाया, उन्होंने कहा कि मैं ये कर रही हूँ, तुम भी ये करो। वो अपना ग्लास रोड लेकर सिल्क क्लॉथ से सफाई करने लगी। उन्होंने जब सिल्क क्लॉथ को साथ में रखा, वो रिपेल कर रहे थे।
आंटी ने कहा अब तो क्लियर है कि कुछ तो ऐसा यहाँ पर है जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहे हैं। तो आंटी ने कहा कि मतलब देखो दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। जब हम सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को पास में ला रहे हैं ना, तब तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब हम दो सिल्क क्लॉथ को पास ला रहे हैं, दो ग्लास रोड को पास ला रहे हैं, तो वो रिपेल कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब दो तरह के फोर्स है, तो मतलब दो तरह के फिनोमिना होंगे, दो तरह की चीज़ें होंगी। तो आंटी ने कहा कि कुछ तो पीछे है, इसमें कुछ तो है जिसकी वजह से ये फोर्स डेवलप हो रहे हैं। आंटी ने उन्हें कहा, क्या कहा? चार्ज कहा, है ना। और आंटी ने कहा कि चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। चलो यहाँ नहीं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, या ऐसा बोले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अभी हम जितने भी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे फोर्स है, चार्ज है, ये सब इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये अपनी तरफ से लगा लेना, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में तो क्या कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम बोल क्यों रहे हैं कि दो तरह के फिनोमिना हो रहे हैं, तो दो अपोजिट नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें दो क्वांटिटीज डिफाइन करनी है जो कि अपोजिट नेचर में है। तो एक प्लस बता देते हैं, एक माइनस बता देते हैं, दो भी हो गई और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एग्जैक्ट अपोजिट भी हैं। इसलिए हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कहते हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव टोटली हाइपोथेसिस है, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्यों नेगेटिव होता है। मान लिया हमने, बस मानने के ऊपर था, अब जो मान लिया वही चलेगा भी, है ना। आंटी ने कहा कहता मैंने डिस्कवर कहा है, जिसको मैं पॉजिटिव बोलूँगी वो पॉजिटिव, जिसको मैं नेगेटिव बोलूँगी वो नेगेटिव, पत्थर की लकीर, और हमें उसको मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने भी मान लिया, चलो ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। देखो आया कैसे चार्ज, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वैसे तो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा इस बात को, एक बड़ी चर्चा करेंगे हम इस पर, छोटी चर्चा नहीं करेंगे कि चार्ज इंड्यूस होते कैसे। चार्ज इंड्यूस होने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक हमको पता है क्या कि जो चार्ज होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज जनरेट होते हैं। होता क्या है कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, है ना। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कैसे? देखो इनिशियली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब वो क्या है? इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ही क्या है? ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। फिलहाल हम इतना समझते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? नेचुरल चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर किसी बॉडी से ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हम जब रब कर रहे थे सिल्क क्लॉथ से ग्लास रोड को, वहाँ फ्रिक्शन हो रहा था और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखो पॉजिटिव 2 रह गए, नेगेटिव 1 रह गया। कौन डोमिनेट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। या फिर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है तो किसी दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। ये इंक्रीज को दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए होंगे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव चार्ज आया होगा। मतलब बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं और किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है कि चार्ज आ कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। थोड़ा आगे चलेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से बात समझेंगे, लेकिन अभी तक हमारा इतना कंसेप्ट क्लियर है ना। अगर चार्ज की हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये बेसिक
फंडामेंटल यूनिट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यही है कुरे की जड़, अगर सही मायने में बोले तो, है ना। मतलब जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, मतलब पूरी फर्स्ट बुक इस पर डिपेंड। अगर चार्ज आंटी ने नहीं खोजा होता, जैसे हम न्यूटन को दोष देते हैं कि एप्पल खा गया होता, गिरा, तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही आंटी को भी हमें दोष देना चाहिए, है ना, कि अगर आंटी ने इतना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ रहा होता। तो ये जो चार्ज होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह के इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। जो भी हम पढ़ेंगे ना पूरा, वो सब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। कैसे कैसे आगे पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, इतना तो हमें समझ में आया। एक बार फिर देख लो मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होते हैं। तो आंटी ने बोला कि जब ये चार्ज सेम होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, है ना, दुश्मन। तो ये रिपेल कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रिपेल। दुश्मन का मतलब यही तो होता है, भगा रहे हैं एक दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ये दुश्मन है एक दूसरे के, भगा रहे हैं, है ना। जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़का लड़की है, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बात हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो कि अगर सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें होंगी। देखो वैसे तो हम अगर अपने आसपास देखें, रियल लाइफ, अभी तो लीगल कर दिया इन चीज़ों को, अपने यहाँ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन चार्जेस के केस में शरीफ लोग हैं बेचारे, ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। यहाँ अपोजिट ही अट्रैक्ट करेंगे हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अट्रैक्शन, तो मतलब अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो फोर्स है वो दो तरह का है, एक तो अट्रैक्टिव भी है और एक रिपल्सिव भी है। रिपल्सिव कब होगा, जब सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। अट्रैक्टिव कब होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। थोड़ी और अगर मैं बात करता हूँ, है ना, हम इन्हें पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज दो तरह का है, फोर्सेस जो लग रहे हैं वो भी दो तरह के लग रहे हैं। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट हमारा कुछ इस तरह का होगा कि आपको पता होगा, 11th पढ़ी है आपने, 12th पर आ रहे हो, तो कि चार्ज जो हमारे पास होता है वो, जो क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टोटल स्केलर क्वांटिटी है ना। वैसे तो एक क्वांटिटी और होती है, टेंसर क्वांटिटी हम जिसे बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन तो होती है। जैसे करंट हमारे पास जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है करंट की, लेकिन वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो कैसे क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और आपने पढ़ा हो तो क्वांटिटीज में ही, क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें फिजिकल यूनिट्स की और रिक्वायरमेंट पड़ती है। यूनिट्स, ऐसा यूनिट जिसे हम बोलते हैं, जैसे लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, ऐसे ही अगर चार्ज है, क्वांटिटी है, तो उसको हम मेजर करते हैं, जिसको कूलाम में मेजर हम करते हैं। किस में करते हैं, कूलाम में। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो अपने पास होता है, इस वाली बात को तो मैं हटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन आता कैसे है ना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग मत करने लग जाना कि सर आधा भी जा सकता है ना, तो वाली बातें नहीं। फिफ्थ पे, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था कि हमारे पास एक जो चार्ज बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बन रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो सकते हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है।
लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है 3.5 हो जाए, 1.5 हो जाए, आधा हो जाए? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो पूरा ही होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि देखो, हम एटम की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। फिर हम तो सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसको तो वैसे ही नहीं कर सकते डिवाइड। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट होता है, मतलब 3.5, आधा, 1.5, 2.5 ये नहीं हो सकता है ना, नहीं 3.25 भी नहीं हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंप्लीट होगा, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसको भी समझ लेते हैं एक बार, कि जो चार्ज होगा ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस दोनों ही पॉसिबल है। चार्ज तो अपने पास n क्या है यहां पर? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। आपको पता होगा इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। और E क्या है? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो एक बार पूरा लिख देता हूँ। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा डेफिनेशन, आपको स्पेलिंग नहीं आती लग रहा है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हर बार ये लिख देते हो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है ये भी मैं बता देता हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का है, अगर प्रोटॉन की बात करें तो इक्वल ही होता है। ये नेगेटिव का होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, लेकिन इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, यहाँ से अगर मैं डेटा की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ से 2 डेटा और याद कर लो जो कि आगे तक काम आएंगे अपने। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। माइनस का होगा क्या? नहीं, मास कोई प्लस माइनस में थोड़ी होता है, मास तो होगा नहीं, या तो नहीं होगा। और मास ऑफ द प्रोटॉन जो होगा वो कितना होगा? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है मास ऑफ द न्यूट्रॉन के, मास ऑफ द न्यूट्रॉन के। थोड़ा न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, देखो अगर पूछा जाए तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा होता है मास ऑफ द प्रोटॉन से, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। यहाँ डेसिमल के बाद थोड़ा सा चेंज आ जाता है। न्यूट्रॉन का वैसे तो ज़्यादा होता है, मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा भारी है। वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में देखें तो प्रोटॉन भारी है, देखो 10⁻⁻27, इसलिए प्रोटॉन मूव नहीं करता। हम जब भी निकलने जाने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही भगता है इधर उधर, और कोई नहीं जाता। बात समझ रहे हो? भारी आदमी बेचारा क्या करे, चलना फिरना बस की नहीं है। तो चार्ज ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने देखा कि उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। बात समझ रहे हो मेरी? अब अगर मैं कह रहा हूं कि जो, अब ये क्यू क्या है? ये तो चार्ज है, किसी बॉडी पर जो चार्ज है, तो ये चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी मतलब कि अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन अगर आप कहोगे तो चार्ज, टोटल चार्ज या नेट चार्ज में बोलूं, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा मल्टीपल होगा, और इंटीजर क्योंकि 1 2 3 हो सकता है, मतलब इसी नंबर में होगा। 2.5-3 इलेक्ट्रॉन, 2.5 या 2.25 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होगा। जैसे मान के चलो कि आप कोई सामान लेने गए बाजार में जो कि पैकेट्स की फॉर्म में आता है, जैसे चेयर है, आप चेयर लेने गए, मैं सामने चेयर रखी थी तो चेयर का एग्जांपल, चेयर लेने गए, आपने कहा कि 3.5 चेयर निकाल के दे दो, तो या तो 1 लो या 2 लो, आधी चेयर का क्या मतलब है ना, किसी काम की नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा। ज़्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना पॉसिबल है,
मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इस पर जेईई में भी क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन थोड़े अलग तरीके से। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना पॉसिबल है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है ना, n क्या है, इंटीजर है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू रख दूं n की तो वो मिनिमम चार्ज होगा, और n की मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है, 1। तो कितना मिनिमम चार्ज पॉसिबल है, तो Q मिनिमम जो होगा वो ±1e होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा जो कि कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मिनिमम चार्ज होता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। बात समझ लेना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा। हमें लगता है कि मिनिमम जो चार्ज होगा वो 1 कूलाम होगा। कितना होगा, 1 कूलाम। ये नहीं होता, ये 10⁻⁻19 कूलाम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, है ना? तो देखो कितने लगेंगे, हम टोटल चार्ज कितना बोल रहे हैं, 1 कूलाम। सॉल्यूशन, इसी बात पर एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। स्क्रीन पर दिख रहा है क्या ये? चलो अभी तो दिख रहा है, थोड़ा सा और लिख देता हूँ कि सॉल्यूशन की बात करें, Q = NE होता है ना, प्लस माइनस में। तो टोटल चार्ज हमारे पास 1 है, 1 कूलाम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल का। तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आएगा अपने पास n = 1 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 19, और 1.16, तो मैं अगर एक वहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ये, तो 6.6 समथिंग कुछ आ रहा होगा × 10⁻18। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स लग रहे होंगे 1 कूलाम चार्ज बनाने के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज़्यादा छोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होता है देन दी 1 कूलाम चार्ज। तो अगर पूछा जाता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो पता है स्टाइल मारने के लिए मिनिमम पॉसिबल चार्ज एक और भी होता है अपने पास। अगर हम बात करें वैसे, जिन्हें हम यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं? क्वार्क्स ये होते हैं 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस अगेन, या 1/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस अगेन, है ना? तो ये ज़्यादा छोटे होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का 2/3 है या 1/3 है, लेकिन ये लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? ये लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते, ये बनते हैं और बिगड़ते हैं, है ना? मतलब कुछ टाइम के लिए बने फिर ख़त्म हो गए, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करते लंबे टाइम तक। तो ये सिर्फ धोखा है। सही तो ये है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। एक बार इसको देखो, है ना, इन्हें नोट करो, प्रॉपर नोट्स में थोड़ा जो समझाया है उसको भी नोट करो, लिखो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई है हमारे पास? 5 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। ठीक है, अभी हम 6th पर चलते हैं। 6th प्रॉपर्टी क्या है ना? तो चार्ज की डेफिनेशन हमें पता लग गई। अगर लिखना चाहते हैं तो मिनिमम यहाँ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी है जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो चार्ज है वो रेस्ट में भी हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है ना? तो 6th प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। देखो ये जो डेटा मैंने अभी बताया था, ये जो हटा दिया है मैंने, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ये सब आपको रटा होना चाहिए, मतलब इतना तो आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, ये मिनिमम है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। चलो तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखो बहुत बेसिक सी बातें हैं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, है ना। काम की जब थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी तो थोड़ा स्लो में ही चलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं कि जो चार्ज होता है ऑफ अ सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब तो समझ गए होंगे, आइसोलेटेड आपको पता है अभी कोविड में हम आइसोलेट कर रहे थे, मतलब बाहर से कांटेक्ट खत्म कर रहे थे उसका। तो ऐसे ही आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल एक सिस्टम मैंने ये ले लिया है, एक सिस्टम मैंने ये ले लिया है, ठीक है, एक सिस्टम ये ले लिया है मैंने, इसमें अपने पास 2-3 बॉडी हैं, जैसे मान लो ए, बी और एक सी मैं ले लेता हूँ। ये 2 कूलाम चार्ज है, ये 3 कूलाम चार्ज है, ये -1 कूलाम चार्ज है, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। मैंने ऐसे रखा हुआ है एक सिस्टम में चार्जेस को, ठीक है। ये सी है ना, ऐसे करते हैं XYZ ले लेते हैं, X, Y और Z, मतलब दो एक सिस्टम के अंदर मैं छोटी छोटी बॉडीज आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं 3 ही है। एक के पास 2 कूलाम चार्ज है, एक के पास 3 कूलाम चार्ज है, एक के पास -1 कूलाम चार्ज है। मैंने कुछ किया, मैंने ऐसे डब्बे में डाल के ऐसे ऐसे उनको शेक किया, हिलाया मैंने उनको, तो कुछ समय पश्चात कुछ करने के बाद, कुछ किया मैंने इसमें बीच में, और कुछ करने के बाद ये क्या हो गया, ठीक है, ये बॉडीज़ तो अपने पास वही रहने वाली है, टूटी नहीं, बढ़िया एकदम। तुम कहोगे सर टूट गई, नहीं बिल्कुल नहीं टूटी, मजबूत थी एकदम। XYZ मान के चलो इनके चार्ज, देखो फ्रिक्शन हुआ होगा, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर हुए होंगे, चार्ज चेंज हुआ होगा। यहाँ मान के चलो अपने पास 4 कूलाम चार्ज हो गया, यहाँ अपने पास 2 कूलाम चार्ज हो गया, यहाँ X मान लेते, चलो X तो है अपने पास, यहाँ पे अपन क्या माने, वेरिएबल ही खत्म हो गया, चलो A मान लेते हैं, छोटा a, स्मॉल a। तो 1 कूलाम चार्ज यहाँ पे बन गया अपने पास, ठीक है। ये A की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, तो देखो मैंने क्या बोला, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड है पूरा, इसका कोई बाहर से लेना देना नहीं है, तो इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ नेट चार्ज क्या है, या चाहो तो नेट चार्ज लिख लो, नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब 2 कूलाम A का चार्ज, सॉरी X का चार्ज, प्लस Y का चार्ज 3 कूलाम, प्लस Z का चार्ज माइनस का है, माइनस का 1 कूलाम, इक्वल होगा कुछ करने के बाद भी जो चार्ज बना, X का यहाँ पे कितना है 4 कूलाम, प्लस Y का है 2 कूलाम, और Z का है A कूलाम। तो कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 - 1 कितना हो गया, 4 कूलाम। कौन सा 4 है, 4 कूलाम। यहाँ कितना हो गया, 4 और 2 6 प्लस A, तो 6 कूलाम प्लस A कूलाम, 6 और A को ऐड नहीं कर सकते, A निकालना है तो 6 यहाँ लाया, तो 4 कूलाम - 6 कूलाम = A कूलाम, जो कि आया -2 कूलाम। तो A कितना होगा, ये कितना होगा, -2 कूलाम हो गया होगा। मतलब इस एग्जांपल से देखो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब उससे समझना क्या है कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है ना, आइसोलेटेड मतलब अलग से रखा हुआ है, तो उसमें नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। ये नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन एक मैंने क्वांटाइजेशन आपको बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उससे मिनिमम चार्ज का क्वेश्चन बन सकता है, 1 कूलाम चार्ज बनाने में कितना लगा, वहाँ से मैं बताऊँगा। अभी अगर हम कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे आगे तो एक क्वेश्चन बताऊँगा, जेईई में पूछा गया था, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस प्रॉपर्टी से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो वो बेसिक है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल और साधारण सी बात है। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की, जैसे अगर मैं बात करता हूँ
जैसे देखो अभी हम चार्ज के लेवल पे, सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे, है ना, डेप्थ में चीज़ों को देख रहे हैं, छोटे लेवल की। तो इसके लिए हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वांटम फिजिक्स की। देखो हम जब नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं तो हमारा जो मूविंग मास है, मतलब मैं भागूंगा, है ना, और मैं रेस्ट में रहता हूँ तो मास सेम रहता है, अपना कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता। क्रिश की बात अलग है, मूवी देखिए क्रिश, उसमें वो भागता है तो टाइल्स पे, मतलब जो पत्थर पे पैर रखता है तो पत्थर टूट जाता है। साउथ इंडियन मूवीज़ में भी दिखाते हैं कई बार, टूट गया, इसका मतलब भागते हुए फोर्स ज़्यादा, मतलब मास ज़्यादा होता है उनका। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, तुम और मेरे जैसे आम आदमियों के लिए, आम इंसानों के लिए, ज़रूरी नहीं है औरतें भी आ जाती हैं उसमें, है ना, लड़कियां भी आ जाती हैं, वो अपने आप को सुपर हीरो ना समझे, तो क्या होता है कि उनका मास सेम रहता है अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल के लिए बात कर रहे हैं तो मूविंग मास और रेस्ट मास अलग अलग होते हैं, चेंज होते हैं। इसके लिए देखो एक 7th आई थिंक प्रॉपर्टी है ये, कि जो मूविंग मास है और रेस्ट मास में एक रिलेशन होता है √1 - v²/c²। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें क्या समझना है अपने को? इसमें ये समझना है कि जैसे जैसे देखो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर मान के चलो कि आप और मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करें तो ये 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, डिवाइड में 0 आ गया, मतलब m इन्फिनिट। हमारा मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन इतना तो हम नहीं भाग सकते, इतनी स्पीड 3 × 10⁸ कितना होता है ये? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इतना थोड़ी पॉसिबल है हमारा भागना, तो स्पीड ऑफ लाइट तो हम गेन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे देखो, समझो एक बार इस रिलेशन को, मैंने अगर इस v की वैल्यू को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? न्यूमरेटर बढ़ा है तो ओवरऑल रिजल्ट भी बढ़ रहा होगा। अगर ये रिजल्ट बढ़ रहा है तो 1 में से ज्यादा अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली वैल्यू तो कम हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि 1 में से अब ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रिजल्ट कम आ रहा होगा। मतलब डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट इंक्रीज हो रहा होगा। डांस हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब मास क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, अगर हम v को इंक्रीज कर रहे होंगे। समझना इस लेवल पे, v बढ़ा तो ये रिजल्ट बढ़ा, ये रिजल्ट बढ़ा तो 1 में से जो सब्ट्रैक्ट हुआ वो कम हुआ, 1 में से जो सब्ट्रैक्ट हुआ अगर वो कम आ रहा है रिजल्ट, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया तो रिजल्ट ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि अब कम से डिवाइड कर रहे हैं तो m बढ़ गया होगा। और अगर m बढ़ गया होगा, मतलब मास बढ़ गया है, तो वेलोसिटी के साथ साथ मास इज डायरेक्टली बढ़ रहा होगा, तो मास भी बढ़ रहा होगा, मूविंग मास। नॉर्मल केस में हम और आपके लिए नॉर्मल में मास इक्वल होता है रेस्ट मास के, मूविंग मास भी, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन क्वांटम लेवल पे, छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो मास वेलोसिटी के साथ साथ वेरी करता है ना, बात समझना। तो देखो मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या स्पीड हम बोल सकते हैं, बट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता चार्ज। मतलब एक चार्ज है मेरे पास, कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज है, मैं उसको भगा दूं, कुत्ते छोड़ दूं उसके पीछे, है ना, तो उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज सेम रहने वाला है जितना उसका चार्ज है। मतलब चार्ज डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, वेयर इज मास डिपेंड्स ऑन दी वेलोसिटी। देखो यहाँ मास में रिलेशन पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आगे बताऊंगा जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सिमिलर है। ये चार्ज की वजह से होता है और वो मास की वजह से होता है, बस इतना ही डिपेंड है। तो मास और चार्ज में अपने को थोड़ा बहुत रिलेशन पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। तो मास जो है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, जबकि
चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता उसकी बॉडी का, तो इसको नोट कर लेना। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, या फिर जो मैं कैटेगरी बता ही रहा था कि हम डिवाइड करते हैं अपने सिलेबस को कुछ इस तरह से। वो कैसे, देखो ये नोट कर लेना है ना, लेकिन साथ साथ मैं साइड हो गया था, मैं साइड हो जाता हूँ लिखने के बाद, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन मैं तो यही करूँगा कि साथ साथ नोट्स बनाओ पॉज कर वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये तो अपनी स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे कंट्रोल कर सकते हो, ये बेनिफिट है ना। तो अपने पास मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज, और चार्ज कैन एग्जिस्ट इन फ्यू स्टेट्स। जैसे अगर मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ तो रेस्ट में हो सकता है चार्ज अपने पास, है ना। चार्ज मूविंग हो सकता है, और मूविंग कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। और एक कैटेगरी और मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सीलरेटेड मोशन कर सकता है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। नहीं, देखो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो यही सबसे बड़ी कैटेगरी है अपने पास इसमें, है ना, सबसे बड़ी कैटेगरी है ये। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, पहले तो इस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हमने कैटेगरी ऐसे बनाई क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था सिलेबस, तो काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो एक कैटेगरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज किस में है, स्टैटिक है, रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें देखो हमें बेसिकली जो सबसे मेन फिनोमिना है वो एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कुछ डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ मान लो कि हमें क्या करना है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा होता है। फील्ड मतलब रीजन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला, मतलब जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जैसा कुछ होता है, एक जोन बनता है, जैसे पबजी में ब्लू जोन बनता है, ऐसे ही यहाँ पर भी बनता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं चार्ज की वजह से, है ना, फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस होते हैं। एक इसमें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपेसिटर पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कैपेसिटर होता है जो कि एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, कुछ कुछ बैटरी जैसा, है ना, लेकिन बाद में ही समझेंगे, अभी सिर्फ मैं नाम ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मूविंग चार्ज हो सकता है, देखो अगर चार्ज मूविंग होता है तो इसमें अपन जो पढ़ते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मूविंग जो चार्ज होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, देखो तीन तरह की फील्ड पढ़ते हैं हम लोग, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ये 10th में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत कि जो मूविंग मतलब मूविंग चार्ज पर बात में आते हैं, मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन बनता है और उसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड। और उसी में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब चार्ज की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड सही से हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही से हो रहा है। तो जो मूविंग चार्ज होता है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक्सीलरेटेड मोशन में हम इलेक्ट्रो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMW बेसिकली हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी बात करते हैं। होता क्या है, इसको बाद में चलेंगे, बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे इस चीज़ को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा हो, आपको थोड़ा बहुत 11th में समझाया हो किसी ने, तो वैसे तो हम 11th के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम लोग, जैसे UV रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज वगैरह होती हैं, विजिबल रीजन आता है, उसी में लाइट वाला सीन हो जाता है ना। तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ते हैं। तो वो एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से होता है, मोशन उसका अगर एक्सीलरेटेड हो। तो बेसिकली ये अपना पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इसके बाद देखो एक हमको क्या समझना है कि चार्ज कैसे कैसे इंड्यूस होता है, ये तो क्लियर होगा नहीं। चार्ज की प्रॉपर्टीज ये
अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया। तो अपने पास होता क्या है कि चार्ज इंड्यूस कैसे कैसे होता है, तो उसका तो मैंने बोला कि इसकी हम बात करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे, लेकिन पहले चार्ज का समझ लें, उसके इम्पैक्ट समझ लें क्या क्या है, फिर चार्ज आ कहाँ से रहा है वो भी देख लेंगे। इसका जैसे मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, है ना, चार्ज की वजह से कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ये नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना। तो कुछ इफेक्ट होते हैं, उन्हीं में से एक इफेक्ट होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या होता है, देखो कूलम्ब्स लॉ, क्या होता है बेटा, सीधा कूलम्ब्स लॉ पे जंप मारते हैं, है ना। थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को रिलेट करने में, लेकिन होंगी चीज़ें समझ में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आएंगी।